हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्राहिमाम सर्टेनिटी। आज लेकर आया हूं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपकी और मेरी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिकल इंजन, जो कि इंडियन रेलवे में आपको दिखाई देता है। इस इंजन को आप हमेशा अपने आमने सामने से जाते हुए देखते हैं, लेकिन कभी क्या आपने गौर किया है कि यह इंजन कैसे काम करता है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रिकल इंजन कैसे काम करता है, पावर सप्लाई से लेके मोटर के मूवमेंट तक। आगे बढ़ने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रिकल इंजन के जो कैटेगरी है उसको कैसे डिवाइड किया गया है। आपने कई इंजन्स में देखा होगा कि WAP लिखा होता है और कई इंजन्स में WAG लिखा होता है। सो मैं आपको बता देता हूं कि WAP जो इंजन है वो पैसेंजर के लिए होता है या तो एक्सप्रेस ट्रेन के लिए होता है, और WAG इंजन जो है वह गुड्स ट्रेन के लिए यूज होता है। अब WAP क्या कहलाता है और WAG क्या कहलाता है, यह जान लीजिए। W जो है वो ब्रॉड गेज को रिप्रेजेंट करता है, जो कि इंडिया में 90% अब यूज में है। पहले नैरो गेज चलती थी, यानी कि जिस ट्रेन इंजन को छोटा पटरी मिलता था उसे नैरो गेज कहते थे, और उसे टॉय ट्रेन भी कहा जाता है। W स्टैंड्स फॉर ब्रॉड गेज, A फॉर अल्टरनेटिव करंट, P फॉर पैसेंजर, और यहीं P की जगह अगर G लगा हो तो गुड्स। जो मालगाड़ी होती है वह गुड्स ट्रेन कहलाती है, और पैसेंजर कैटेगरी में एक्सप्रेस, सुपर एक्सप्रेस या लोकल ट्रेन सारी की सारी आती है। इंडियन रेलवे में जो पोल टू पोल सप्लाई दी जाती है वह 33 किलोवाट की होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि यह DC करंट होता है, बट ऐसा नहीं है, ये AC करंट होता है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट। अब आपको डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है कि अल्टरनेटिव करंट और DC करंट क्या होता है। अल्टरनेटिव करंट जो होती है वो साइनोसोडियल वेव्स में होती है, यानी कि जैसे आपने अप्रोक्सीमेटली का साइन बनाते हैं तो ये क्या करती है, अगर आप इसको बेस मानते हैं तो यहाँ से अगर इनपुट शुरू होता है तो पावर एक बार अप जाएगी और फिर एक बार पावर 0 पे आएगी, फिर माइनस की तरफ जाएगी और फिर 0 पे आएगी और फिर पावर अप होगी। तो इस पे क्या होता है कि अगर कोई बंदा इसको छू लेता है तो कुछ मिली सेकेंड्स में वो पावर 0 होता है, तो उसके बचने के चांसेस होते हैं। लेकिन डायरेक्ट करंट क्या होता है, स्क्वायर वेव्स में चलता है, यानी कि अगर आप इसको रिस्पेक्टिव मान लेते हैं x या y में, तो जो पावर आएगी वह ऐसी चलती जाएगी स्क्वायर वेव में, या तो वह ऊपर जाएगी या तो वह नीचे रहेगी। इसमें इंसान के बचने की चांसेस ना के बराबर होता है, क्योंकि डायरेक्ट करंट जो होता है वह आपके पकड़ लेने पे वायर को छोड़ता नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजन को वायर से जोड़ने वाले इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ जब उठता है और वायर से टच होता है तब आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल इंजन में हल्का सा पावर जनरेशन का स्पार्क पैदा होता है पेंटोग्राफ और वायर के बीच में। तब पावर सप्लाई ऑन हो जाती है पेंटोग्राफ से इंजन की तरफ, और उस समय पावर सप्लाई बहुत हाई होती है। उसको बाद में 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि जो सिंगल फेज है ये इतना पावरफुल है कि अगर इलेक्ट्रिकल इंजन उससे चलने की कोशिश करेगा तो नीचे की सारी लगी हुई मोटर्स जल जाएंगी। इसीलिए उस पावर को स्टेप डाउन किया जाता है। पेंटोग्राफ के बाद पावर पहुंचती है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम यह है कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, और जब जब आपके किसी भी पावर सप्लाई में अगर हाई वोल्टेज रहेगा तो वहां पे करंट की वैल्यू लो होगी, और जब आपका वोल्टेज डाउन रहेगा तो करंट की वैल्यू हाई रहती है। तब इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से जैसे ही वोल्टेज कम होता है तो पावर जनरेट होके आगे पहुंचती है। आगे के सेगमेंट को कहते हैं आर्नो। आर्नो जो होता है वह सिंगल फेज सप्लाई को 3 फेज सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 फेज सप्लाई की जरूरत क्यों है? 3 फेज सप्लाई की जरूरत इसलिए है कि एक फेज जो है वह जाता है जहां से सारे स्विचेस ऑपरेट होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजन के, और दूसरा फेज जो है वह जाता है पेंटोग्राफ को पावर देने के लिए, क्योंकि पेंटोग्राफ को उठने के लिए भी कुछ पावर की जरूरत होती है। और तीसरा फेज जो है वह जाता है ट्रैक्शन मोटर की तरफ, जो कि व्हील्स के ऊपर लगी हुई होती है। जो ट्रैक्शन मोटर होती है वह DC करंट पे चलती है, AC करंट में चलना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए फिर से एक बार और रेक्टिफायर लगाकर इस इलेक्ट्रिकल इंजन के पावर को कन्वर्ट किया जाता है DC पावर पे। जैसे ही DC पावर जनरेट हो जाती है तो इसको कनेक्ट कर दिया जाता है ट्रैक्शन मोटर पे, और ट्रैक्शन मोटर रन करना शुरू कर देती है। बट अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि जो आप स्टीयरिंग व्हील जैसा देखते हैं
इलेक्ट्रिकल इंजन के अंदर वो एक्चुअल में स्टीयरिंग व्हील नहीं होता, वो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के लिए होता है। जैसे कि आपको नॉर्मल लाइफ में गियर्स दिखाई देते हैं मोटरसाइकिल में या कार में, वैसे ही इलेक्ट्रिक इंजन में नॉचेस होते हैं जो 0 से 32 की तरफ जाते हैं, और अगर उसको उल्टा घुमाओ तो इंजन पीछे की तरफ जाने लगता है। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होऊंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। त्राहिमाम सर्टेनिटी।